ठीक, देखो कल वर्त वाला पार्ट स्टार्ट किया था। किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है वो क्या कहलाता है? वर्त। और इन बिंदुओं का बिंदुपथ है वो क्या कहलाएगा? वर्त की परिधि। ये क्या कहलाता है? वर्त का केंद्र। परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली या केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु की सीधी दूरी है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं की सीधी दूरी है ये क्या कहलाएगी? जीवा। और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना। ये चीज़ें लिखवाई थी। आज हम पढ़ेंगे जीवाओं से संबंधित परिणाम, यानी जीवाओं से क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला रिजल्ट तो ये है, किसी वर्त में छोटी जीवा जो है वो हमेशा केंद्र से क्या होगी? केंद्र के पास होगी या दूर होगी? दूर होगी। बड़ी जीवा है वो केंद्र के पास होगी। और सबसे बड़ी जीवा है वो केंद्र से होकर जाती है। आ गई बात समझ में? बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है, छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है और सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है। अगली बात, ये एक जीवा है, ये वर्त का केंद्र है। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी जीवा पर लंब डालें तो वो इसे समद्विभाजित करेगा, बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, बराबर दो भागों में बांटेगा। यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समान दो भागों में बांटता है। अगर इसे हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या कहलाता है अभी? ये हिस्सा चाप कहलाएगा क्या? तो चाप को भी ये दो भागों में बांटेगा। आगे बात समझ में? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे बराबर दो भागों में बांटता है और आगे बढ़ाने पर इसके संगत जो चाप है उसे भी दो बराबर भागों में बांटता है। एक बार ये दो रिजल्ट लिखेंगे। पहला, छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है, बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है। छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है, बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है और सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है। लिख लिया पहला रिजल्ट। अगर ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो भी। अगर छोटी जीवा है वो केंद्र से क्या होगी? दूर होगी। बड़ी जीवा है वो केंद्र की क्या होगी? समीप होगी, पास होगी। और सबसे बड़ी जीवा है वो केंद्र से होकर जाएगी, यानी वर्त का व्यास जो होगा वो सबसे बड़ी जीवा होगी। लिखें अगला दूसरा रिजल्ट, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समान दो भागों में विभाजित करता है। उसे समान दो भागों में विभाजित करता है और आगे बढ़ाने पर चाप को भी समान भागों में
और आगे बढ़ाने पर चाप को भी समान भागों में विभाजित करता है। और आगे बढ़ाने पर चाप को भी समान भागों में विभाजित करता है। इसके नीचे ये डायग्राम बना दो, यानी ये हिस्सा जितना होगा उतना ही ये होगा। आगे बढ़ाएंगे तो जो चाप होगा उसको भी बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये हिस्सा जितना होगा उतना ही ये हिस्सा होगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समान दो भागों में बांटता है और आगे बढ़ाने पर चाप को भी समान भागों में बांटता है। आ गया समझ में? अगला रिजल्ट देखो एक बार, ये वर्त का केंद्र है, ये एक जीवा है, इस जीवा के समान एक जीवा इधर है, यानी दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। इस जीवा को यानी दोनों सिरे जो हैं इनको केंद्र से मिला दिया। ये कोण जितना भी बना, इस जीवा को दोनों सिरों को केंद्र से मिलाएंगे, ये कोण भी उतना ही होगा। यानी समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होंगे? ये वर्त की क्या होगी? त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी। इसी प्रकार ये भी वर्त की त्रिज्या और ये भी वर्त की त्रिज्या, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और जीवा हैं वो हमने बराबर ली हैं, तो भुजा नियम से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण है, इधर से भी दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण है, वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो ध्यान रखना, बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे बात समझ में? अगला रिजल्ट, एक जीवा द्वारा, ये एक जीवा है, एकांतर खंड में, एकांतर खंड का मतलब है इस जीवा के चाहे तो नीचे की तरफ लो चाहे ऊपर की तरफ, एक ही तरफ एक जीवा द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं। यानी इस जीवा के द्वारा परिधि के ऊपर आप कहीं भी कोण बना दो, सारे के सारे कोण क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये जितना है उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा। आगे बात समझ में? एक जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये जीवा है, इसके एक ही तरफ परिधि के ऊपर किसी भी बिंदु को आप दोनों सिरों से मिला दो, जो भी कोण बनेगा वो हर बार बराबर रहेगा। आगे बात समझ में? अगला रिजल्ट ये है, एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? 2 थीटा। त्रिभुज में परिकेंद्र पढ़ा था क्या? तो परिकेंद्र में, परिकेंद्र क्या होगा? त्रिभुज के बाहर बने वर्त का केंद्र, तो ये वर्त का केंद्र ही तो है और त्रिभुज के बाहर ही तो बना है वर्त। तो अगर ये कोण थीटा है तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा? 2 थीटा। त्रिभुज वाली थ्योरी में भी हमने पढ़ा था कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। आगे बात समझ में? वहाँ पर हमने ये लिखा था कि अगर ये परिकेंद्र है तो यहाँ ये कोण जितना भी होगा इसका दुगुना यहाँ बनेगा, पढ़ा था। अगला रिजल्ट ये है, अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त, ये वर्त का केंद्र है, ये व्यास हो गया,
इसके नीचे आधा वर्त, इसके ऊपर आधा वर्त, यानी अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता। कहीं भी बना दो, आधा वर्त लोगे, कहीं भी कोण बनाओ 90 डिग्री का ही बनेगा। और रिजल्ट इससे आता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। अब इस केंद्र के ऊपर टोटल कितना कोण बना है ये बताऊं? 180। तो इस तरफ एकांतर खंड में इस परिधि के ऊपर कितना बनेगा? आधा ही तो बनेगा। कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो ध्यान रखना, अर्धवर्त में बना कोण क्या होगा? समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। लिखेंगे तीसरा रिजल्ट, समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये डायग्राम बना दो, यानी ये जीवा और ये जीवा दोनों की लंबाई समान है, तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अगला रिजल्ट लिखेंगे, एक जीवा द्वारा एकांतर खंड, एक जीवा द्वारा एकांतर खंड, ब्रैकेट में लिख दो एक ही तरफ, एक जीवा द्वारा एकांतर खंड, ब्रैकेट में लिख दो एक ही तरफ बने कोण या एकांतर खंड में बने कोण समान होते हैं। एक जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण समान होते हैं, यानी एक जीवा है, इसके एक तरफ परिधि के ऊपर आप कहीं भी कोई भी कोण बना दो, हर बार क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। तो उसके बाद ये डायग्राम बना दो। लिख दिया। अभी जो लिखा ना उसमें थोड़ा सा चेंज करना भाई। एक जीवा द्वारा एकांतर खंड में परिधि पर बने कोण समान होते हैं। यहाँ परिधि पर और लिख दो, क्योंकि परिधि पर ही बनेंगे। एक जीवा द्वारा एकांतर खंड में परिधि पर बने कोण समान होते हैं। ठीक है। अगला रिजल्ट लिखेंगे, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण
परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। उसके बाद वो डायग्राम बना दो। यानी एक जीवा द्वारा परिधि पर जितना कोण बनाया जाएगा, अगर केंद्र पर कोण बनेगा तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का क्या होगा, दुगुना होगा। अगला रिजल्ट लिख दो। अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। यानी आधा वर्त है, उसमें परिधि पर हम कोण बनाएंगे, वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। बना दिया। और लास्ट रिजल्ट है, अगर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु O है। कल समलंब चतुर्भुज में रिजल्ट पढ़ा था क्या अभी? समलंब चतुर्भुज में हमने ये रिजल्ट लिखा था क्या, A B C D, ये बिंदु O है और AB समांतर है DC, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, AO गुणा मुड़ जाओ यानी OD बराबर BO गुणा OC, ये होता है क्या। लेकिन यहाँ क्या होगा, AO गुणा सीधे जाओ, मुड़ना नहीं, सीधा OB बराबर CO गुणा OD। यानी अगर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनमें रिलेशन क्या होता है, AO गुणा OB बराबर CO गुणा OD। यानी AO गुणा सीधे जाओ, इसमें क्या करना है, AO गुणा मुड़ जाओ। दोनों को ऐसे ही लिख दो जिससे पता लग जाए। भाई इसमें लिखवाना क्या है, सीधा लिख दो रिजल्ट। यानी दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो इनके दोनों हिस्से का गुणा है वो बराबर रहता है। अब ये केंद्र पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, वर्त का केंद्र कहीं भी हो सकता है, केंद्र यहाँ है, केंद्र पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये ध्यान रखना। ये रिजल्ट आता कैसे, ये बताऊंगा। ये रिजल्ट आया कैसे, एक बार ये उतारो तो फिर बता रहा हूँ। उतार लिया गया। देखो, अगर इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें तो दो त्रिभुज बने क्या, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD बने क्या। इसमें कोण AOC है
वो बराबर होगा कोण BOD के। होगा क्या? ये कोण है इस कोण के बराबर होगा। ये कोण है इस कोण के बराबर होगा क्या? क्योंकि दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखो, अगर ये AD जीवा है, क्या है? जीवा। तो इस जीवा द्वारा एकांतर खंड में इस तरफ एक तो ये कोण बना है, दूसरा ये कोण बना है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्या? अभी लिखवाया रिजल्ट, एक ही जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगर ये जीवा है AD, तो इस जीवा द्वारा इसके एक ही तरफ बने कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर हम जीवा लें BC, तो इसके द्वारा ये कोण बना है और ये कोण बना है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्या? तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। तो त्रिभुज AOC समरूप होगा त्रिभुज। अब कोण A है वो किसके बराबर होगा? D के, DOB। और दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं। इसमें भुजा ली AO, इसमें भुजा ली DO, बराबर क्या होगा? इसमें भुजा ले ली OC, इसमें भुजा ले दी OB। गुणा कर दो, AO गुणा OB बराबर DO गुणा OC, AO गुणा OB बराबर DO गुणा OC। आ गया रिजल्ट। समरूपता वाले से ही आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? प्रश्न में कहेगा दो जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और फिर इनमें से यदि AO की लंबाई इतनी हो, DO की लंबाई इतनी हो, OC की लंबाई इतनी हो, तो OB की लंबाई कितनी होगी? यानी इन दोनों हिस्सों का गुणा इन दोनों हिस्सों के गुणा के बराबर होगा। अगर समलंब चतुर्भुज आ जाए तो AO गुणा मुड़ जाओ, इसमें क्या करना है? AO गुणा सीधे जाओ। तो दोनों में अंतर पता लग गया क्या? याद हो जाएगा? रटना नहीं है, समझ के करना है। एडिंग डालेंगे स्पर्श रेखा से संबंधित परिणाम, तो जीवाओं से संबंधित परिणाम यही निकलते हैं। एडिंग डालेंगे स्पर्श रेखा से संबंधित परिणाम। स्पर्श रेखा से संबंधित परिणाम। सबसे पहले तो ये बताओ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? क्या होती है स्पर्श रेखा? कहाँ पर खींची जाएगी? वर्त के अंदर खींची जाएगी, बाहर खींची जाएगी, परिधि पर खींची जाएगी? कहाँ पर? वर्त की परिधि पर। यानी वर्त के बाहर से खींची गई रेखा जो वर्त की परिधि को स्पर्श करते हुए जाती है क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। मैं कहूँ परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये ध्यान रखना। और अगर आपसे ये पूछे कि परिधि के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत, कितनी भी खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन परिधि के ऊपर
कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला रिजल्ट ये है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये वर्त का केंद्र है। अगर जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है इसको केंद्र से मिला दिया तो ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगला रिजल्ट क्या है? त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। वर्त के बाहर स्थित, यानी वर्त की परिधि है, इसके बाहर ये बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? परिधि के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी? 2। एक तो स्पर्श रेखा इधर जाएगी यहाँ से स्पर्श करते हुए, और दूसरी स्पर्श रेखा ये जाएगी। तो परिधि के ऊपर स्थित किसी बिंदु से 1, परिधि के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और दोनों की लंबाई है वो बराबर रहती है। दोनों की लंबाई क्या रहती है? बराबर रहती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी इतनी ही रहेगी, यहाँ तक की भी। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या रहती है? बराबर रहती है। आगे बात समझ में? ये बताओ, वर्त की परिधि के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? परिधि के अंदर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जाएंगी, ठीक है? क्योंकि स्पर्श रेखा तो परिधि को स्पर्श करते हुए जाती है, अंदर ही आ गया तो फिर तो वो उसके आर पार जाएगी, तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो क्या होगी? छेदक रेखा, ठीक है? लिखेंगे परिधि पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। परिधि पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तथा परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बात आ गई समझ में? यानी परिधि पर किसी बिंदु पर, कोई बिंदु दे दे, उस पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। पूरी परिधि की बात करें तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला रिजल्ट लिखेंगे, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये लिख दो, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगी तो यहाँ कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। लिख दिया? ये डायग्राम बना दो। लिखेंगे अगला, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से परिधि पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से परिधि पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, और दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं।
उसके बाद ये डायग्राम बना देना, यानी ये बिंदु P है, ये A हो गया, ये B हो गया। बाहर स्थित एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो और दोनों लंबाई में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। बना दिए। अगला रिजल्ट लिखेंगे, वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से, वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। लिख दिया। लिखेंगे अगला, उबेनिष्ठ स्पर्श रेखा, एडिंग डालेंगे, उबेनिष्ठ स्पर्श रेखा, उबेनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी दो वर्तों में उबेनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी कितनी खींची जा सकती हैं, ये बतानी है आपको। सबसे पहली कंडीशन लिखेंगे, जब दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी एक वर्त ये है, दूसरा वर्त इसको स्पर्श कर रहा है, तो दोनों में कितनी कॉमन टेंजेंट उबेनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी, एक ही आएगी, कितनी होंगी, 3 होंगी। एक तो जहाँ ये दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये स्पर्श रेखा आ जाएगी। दूसरी, दोनों की परिधि के ऊपर वाले हिस्सों को स्पर्श करते हुए जाए, और एक है नीचे वाले हिस्सों को, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 3। दूसरी कंडीशन ये हो कि दो वर्त एक दूसरे को काट रहे हों, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, स्पर्श रेखाएं। एक तो ये आएगी और एक नीचे की तरफ, कितनी खींच सकते हैं, 2। जब दो वर्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, यानी एक वर्त के अंदर दूसरा वर्त बना हो, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं वहीं से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर दो वर्त एक के अंदर दूसरा वर्त बना है, तो बेनिष्ठ स्पर्श रेखाएं एक भी नहीं होगी, 0 होंगी। और लास्ट कंडीशन ये बनती है, जब दो वर्त एक दूसरे से दूर दूर हो, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, दोनों में होनी चाहिए कॉमन 4। एक तो ये आ जाएगी, दूसरी ये आ गई, तीसरी ऐसे तिरछी, और चौथी है वो इधर से स्पर्श करते हुए ऐसे आगे। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 4। तो ये डायग्राम बना दो और इनके नीचे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं ये लिख दो।
लिख दिया। एडिंग डालेंगे, स्पर्श रेखा व छेदक रेखा में संबंध, स्पर्श रेखा व छेदक रेखा में संबंध। यानी एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा में संबंध क्या होता है? छेदक रेखा किसे बोलेंगे भी? वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से परिधि के आर पार जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होगी? छेदक रेखा। अब प्रश्न में दिया है छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में संबंध, यानी ये बिंदु P है, यहाँ से एक तो खींच दी स्पर्श रेखा, मान लो T पर स्पर्श कर रही है, दूसरी खींच दी छेदक रेखा, ये बिंदु A और B पर काट रही है परिधि को। तो इस स्पर्श रेखा और इस छेदक रेखा में संबंध क्या होगा? एक तो ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और दूसरा ये पूछा जाता है दो छेदक रेखाओं में संबंध, यानी एक तो ये खींच दी, एक ये खींच दी, ये P है, ये बिंदु हो गया A, ये B, ये C, ये D। यहाँ से दो रिजल्ट निकलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। या तो आपको ये लंबाई दे देगा, ये लंबाई दे देगा, पूछेगा उस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। इसी प्रकार ये लंबाई दे देगा, ये दे देगा, इनमें से एक मान दे के एक पूछ लेगा। तो यहाँ रिलेशन होता क्या है? PA इंटू PB। P से ही शुरू करना है, छेदक रेखा में P से A तक आए, वापिस P से चलेंगे कहाँ तक? B तक। PA इंटू PB बराबर क्या होगा? दो बार लिखा गया इस लाइन को, तो इसको भी दो बार ही लिखना है, PT इंटू PT स्क्वायर। यानी स्पर्श रेखा का स्क्वायर छेदक रेखा जहाँ जहाँ स्पर्श करती है दोनों के गुणा के बराबर होता है। PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। ये होता है स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में संबंध। आगे बात समझ में? दो छेदक रेखाओं में क्या संबंध रहेगा? सेम करना है। PA, P से पहले स्पर्श बिंदु A तक गए, वापिस उसी में P से B तक जाए। PA इंटू PB बराबर क्या होगा? PC इंटू PD। PC इंटू PD। अगर आपसे एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा में संबंध पूछा जाए तो क्या होता है? PT स्क्वायर बराबर है PA इंटू PB। और अगर आपसे पूछे दो छेदक रेखाओं में संबंध तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD लिखेंगे। एडिंग ये डालिए ना, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में संबंध, उसके नीचे ये डायग्राम बना दो और ये लिख दो। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और इसको PT स्क्वायर फॉर्मूला भी बोलते हैं। PT स्क्वायर फॉर्मूला। ये अभी लिखवाऊंगा। वो उधर वाला ही बनाना है, उसके नीचे एडिंग डालेंगे दो छेदक रेखाओं में संबंध। दो छेदक रेखाओं में संबंध, उसके नीचे ये डायग्राम बना के लिख दो। PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD।
लिख दिया। एडिंग डालेंगे, उबेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। उबेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। उबेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। देखो, लंबाई दो ही कंडीशन में निकलेगी। एक तो जब दो वर्त एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो बेनिस्ट स्पर्श रेखा ये जो होगी इसकी लंबाई पूछेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये जितनी होगी उतनी ही नीचे वाली आएगी। एक कंडीशन तो ये बनेगी। अब इसमें ये जो है इसकी लंबाई नहीं पूछी जाएगी भी, ठीक है, ध्यान रखना। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में दो ही टाइप से पूछेगा। एक तो जब दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो जो ये ऊपर वाली लाइन होगी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये पूछेगा। दूसरा ये पूछेगा जब दो वर्त एक दूसरे से दूर दूर हैं तो एक तो इसकी लंबाई और दूसरा इधर वाली जो स्पर्श रेखा आएगी इस स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है या यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यानी तीन ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हमें वो ये करेंगे। दो वर्त हैं, साथ कोई नहीं उतारेगा। इस वर्त का केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, दोनों केंद्रों को आपस में मिला दिया। ये बड़े वर्त की त्रिज्या हो गई, ये छोटे वर्त की त्रिज्या हो गई। आपसे पूछेगा इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होगी उसकी लंबाई क्या होगी, यानी ए बी, ये पी और क्यू। आपसे ए बी की लंबाई पूछेगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 2√r इंटू आर, 2√r इंटू आर। आता कैसे है देखो एक बार, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये वर्त की त्रिज्या r है तो ये भी वर्त की त्रिज्या r ही होगी क्या। इसी प्रकार ये त्रिज्या स्मॉल r है तो ये भी त्रिज्या ही तो होगी स्मॉल r। करना क्या है, इस बिंदु से इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है। समांतर, मान लो ये बिंदु है टी बिंदु पर काटती, तो ये और ये दोनों समांतर हो गए क्या। तो अब ये जो है ये हिस्सा जितना है उतना ही ये बचेगा क्या ऊपर वाला। भाई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, ये दोनों के बीच की दूरी तो है, तो ये भी r ही होगी क्या, स्मॉल r। तो ये नीचे वाली कितनी बची, पूरी है ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r हो गई। तो ये जो दूरी है ये कितनी बचेगी, r माइनस r बचेगी क्या। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, इसके समांतर रेखा खींच दी तो यहाँ भी 90 का ही तो कोण बनेगा। ये टोटल दूरी कितनी आएगी ये बताओ। यहाँ तक r है, यहाँ तक स्मॉल r है, टोटल कितनी हो जाएगी, r प्लस r हो जाएगी क्या, हो जाएगी। अब मैं एक बार जो ये समकोण त्रिभुज बना है इसको इधर लिख रहा हूँ। ये तो P और Q केंद्र हैं और ये T पॉइंट है। ये दूरी कितनी है, r प्लस r। ये दूरी कितनी है, r माइनस r। और ये
90 डिग्री का कोण है। हमें तो ये दूरी निकालनी है, ये दूरी जितनी होगी उतनी ये होगी, दोनों बराबर होंगी। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, चाहे तो इसको आधार मान लो चाहे लंब मान लो, आधार का स्क्वायर निकालना है, यानी QT का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस इस भुजा का यानी PT का स्क्वायर होगा। क्या मान रख दो बस, PQ का मान कितना है R प्लस R, इसका होल स्क्वायर, माइनस PT का मान कितना है R माइनस R और इसका स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस का निशान है, A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस का निशान है, अंदर गुणा कर दो तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 2RR प्लस 2RR 4RR, किसका मान आया, QT स्क्वायर का मान आया। हमें तो इसका ही मान चाहिए, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 और ये R इंटू R। आगे बात समझ में, क्या करेंगे, दोगुना किनका, त्रिज्याओं के गुणा का वर्गमूल करना है और उसका दुगुना करना है। तो जब दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो होती हैं उनका मान निकाल सकते हैं। पहला रिजल्ट लिख लेना, वो 2 हैं, वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर जो ये थ्योरी है ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी।